नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस चैनल। आज का हमारा विषय है पेरेंटिंग इन द एज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर एंड सोशल मीडिया, यानी एक ऐसा मुद्दा जिससे लगभग हर पेरेंट और बच्चा जुड़ा हुआ है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय देसाई जी, जो कि एक ऑथर हैं, एंटरप्रेनर हैं और साथ ही कॉन्शियस लीप नाम की एक संस्था के फाउंडर एंड सीईओ हैं। कॉन्शियस लीप एक होलिस्टिक मेंटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है जो बच्चों और युवाओं को परफॉर्मेंस और वेलबींग के बीच बैलेंस सिखाता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए संजय जी का स्वागत करते हैं और इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रविंद्र, या बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हो आपसे मिलके। जी, तो संजय जी, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है आपसे कि आज के समय में बच्चों और पेरेंट्स के लिए परफॉर्मेंस प्रेशर और सोशल मीडिया कितनी बड़ी चुनौती बन गया है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है। मतलब ऐसा है कि मैं एक्चुअली मुझे याद आता है अभिमन्यु की कहानी महाभारत से। कैसे महाभारत में अभिमन्यु कैसे फंस गया था और बाहर नहीं निकल पाया था युद्ध में। तो एक्चुअली ये ऐसा मुद्दा है, और क्यों, ये मैं अभी थोड़ा विश्लेषण करूंगा। तो थोड़ा समय लूंगा मैं ये क्वेश्चन बहुत डीप है एक्चुअली, मल्टीपल लेयर्स है आपके क्वेश्चन पे। तो एक तो परफॉर्मेंस प्रेशर, तो हम पेरेंट्स को देखें तो हमारी कंट्री मतलब इमर्जिंग कंट्री रही है। मतलब मैं मेरे दादा को देखूं तो मुझे पता है कि गांव में उनके पास ही वॉज अनएम्प्लॉयड, उनके पास कोई काम नहीं था। मेरे पिताजी को देखूं तो वो पहले पहले मुंबई में मतलब इमिग्रेट हुए थे, और ये कहानी सबकी है। तो हमारा जो समाज का ये जो एनवायरनमेंट है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ रहा है। मतलब बिकॉज ऑफ एवरीबडी नोज कि ब्रिटिश के टाइम्स पे हम बहुत ही गरीब देश बन गए थे, और उसके बाद हम फिर से उभर रहे हैं। तो अभी मैं ले जाऊं साइकोलॉजी, जो मैस्लो करके एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था 19वीं सदी के लिए, जिसको मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की कहते हैं। तो वो बेसिकली कहते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन माइंड है उनको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब खाना पीना, घर। उसके बाद हमें बिलोंगिंग चाहिए, फैमिली चाहिए। उसके बाद सोशल चाहिए, सोशल में हमें सेल्फ एस्टीम चाहिए। तो अभी ये हम वहाँ अप्लाई करें ये मॉडल, तो क्या हुआ है कि अभी हम जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी जो ओवरराइडिंग नीड है वो चेंज होती जा रही है। तो अभी के पेरेंट्स जो है उनकी ओवरराइडिंग नीड है सोशल स्टेटस, सेल्फ एस्टीम। उनके दादा परदादाओं की नीड्स अलग थी, और अभी के पेरेंट्स की नीड सेल्फ एस्टीम है। अभी हमने सब ने देखा है कि जैसे पिछले 2 जनरेशन से जिन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, उनका प्रोग्रेस हुआ, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिला, ये हम सारे देखते आए हैं। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करें और सक्सेसफुल हो लाइफ में, क्योंकि उन्होंने देखा है कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि उनके फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। और कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम पढ़े नहीं, तो एटलीस्ट हम हमारे बच्चों को तो पढ़ाएं, वो सक्सेसफुल हो। तो इंटेंट तो यही है, मतलब इंटेंट अच्छा है, प्योर है, राइट। और समाज को देखो तो ये भी, ये सेल्फ एस्टीम में ये भी आता है कि हम देखा देखी बहुत करते हैं। अरे इसके बच्चे को ये हो गया, उसके बच्चे को ये हो गया, तो ये भी मतलब जहन में आता है कि मतलब मुझे प्रेशर होता है एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, क्योंकि हमारी बड़ी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है अभी।
तो ये सारी चीज़ों देखते हैं तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं ये चीज़ लेके कि मेरा बच्चा ठीक करे। कि तो मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस प्रेशर वहाँ से आता है, मतलब इट इज़ नेचुरल, जो पेरेंट्स में प्रेशर आता है वो फिर बच्चे पे दिखता है। ये तो तो बहुत अब इसके पुरानी। बाद, हाँ, इसके बाद इसी को मैं आगे लिंकअप करना चाहूंगा। जैसा आपने हाँ, बताया है कि जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है न केवल बच्चों पर होता है, पेरेंट्स पर भी बनता है ये। तो हाँ, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपने कॉन्शियस लीव की शुरुआत की। हाँ। तो इसमें आपके पर्सनल अनुभव किस तरह से जुड़े और पेरेंटिंग के चैलेंजेस को आपने इसमें किस तरह से जोड़ा? तो इसको थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करेंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। हाँ, पर ये इतना डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। ये थोड़ा अद्भुत कनेक्शन है, पर मैं शेयर करूँगा। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मतलब मैं सक्सेसफुल बनूँ, तो मेरे वो नसीब थे कि मतलब मैं सीए बना, मैंने आईआईएम की, फिर मल्टीनेशनल बैंक में मुझे काम मिला, 15 साल वहाँ काम मिला। उसके बाद 15 साल के बाद मैं एंटरप्रेन्योर बना सन 2000 में, और 2-3 स्टार्टअप किए। तो दुनिया की नज़र में मैं बड़ा सक्सेसफुल रहा। एक एक कंपनी तो पब्लिक हो गई। अभी इन पैरेलल मेरे वो अच्छे नसीब थे कि हाँ, मेरा एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी इन पैरेलल बना हुआ था, और वो काफ़ी इंटेंस था। लंबी कहानी है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर मैंने देखा थ्रू माय जर्नी कि जब स्पिरिचुअल और मटेरियल साथ में मिलते हैं, तो वो जर्नी को सस्टेन करना और भी आसान होता है। मतलब ये कोई भी सक्सेस जर्नी में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, जैसे आप प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये सब तो आना ही है। तो जब हमारी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हमें हेल्प करते हैं वो स्ट्रेस से बाहर निकल के लिए, वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। तो मुझे लगा कि ये बहुत अहम चीज़ है। और लोग ना ऐसे समझते हैं कि अरे या तो मटेरियल है या तो स्पिरिचुअल है, पर ये हम दोनों चीज़ हमारे अंदर है। तो मुझे लगा ये दोनों चीज़ साथ में लानी चाहिए, तो उस हिसाब से कॉन्शियसली बना रविंदर जी। अभी आगे की कहानी थोड़ी, हाँ, अजीब है, क्योंकि ये जब मैंने बनाया तो मैंने ये इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया, मैंने किताब लिखी जो आपने बात की, और उनके वर्कशॉप्स बने, और मुझे लगा कि मैं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, कॉर्पोरेट्स को हेल्प करूँगा। पर ताज्जुब की बात ये है कि स्कूल्स हमारे पास आने लगी और कहने लगी कि हमारे बच्चों के लिए भी ये चीज़ आप बाहर लाइए। तो ऐसा है कि ये हमने वर्कशॉप बनाया था एक्सपीरियंशियल, जो कोचिंग मेथोडोलॉजी से, क्योंकि जैसे ना ज्ञान तो बहुत सारा है, तो ज्ञान अंदर जल्दी उतरता नहीं है। तो और मेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये मतलब ये आइडिया थी कि जब हम हमारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, तो ही कोई चीज़ अंदर उतरती है। तो ये सारी चीज़ हमने कोचिंग मेथोडोलॉजी में ढाली, जो बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं। और ये वर्कशॉप्स हमने कुछ स्कूल्स के लिए किए रविंदर जी, यहाँ से शुरुआत हुई, और वो बच्चों को इतनी पसंद आई कि फिर हम और स्कूल्स करते गए, फिर कोविड आ गया, फिर हमको बहुत सारे स्कूल एकेडमिक लीडर्स ने कहा कि ये जो आप कर रहे हो वो ये बड़ी अहम चीज़ है अभी, क्योंकि ये मेंटल वेलबींग इश्यूज सबको होने लगे हैं। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने हमको कहा कि आप प्लीज एक करिकुलम बनाएं जो एज 10 से शुरू हो जाए बच्चों के लिए, मतलब 10वीं, एज 10, 11, 12, मतलब 5वीं, 6वीं, 7वीं, या 6, 7, 8 जो एनईपी के हिसाब से है। तो इस हिसाब से अभी हमारा करिकुलम बन गया। तो आपका आपके जवाब में मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे ऐसा था कि मैं ये काम करूँगा, पर ऐसा है कि समाज को इसकी इतनी ज़रूरत थी कि मैंने जो वो काम किया, वो अभी बच्चों और पेरेंट्स के रूप में ढल गया है। तो दिस इज़ रियली माय आंसर। चलिएगा, तो मतलब आपने बेसिकली इसको प्लान किया था, डिज़ाइन किया था कॉर्पोरेट्स के लिए और बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स कह के सकते लिए, हाँ, क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, उसमें ये भी मैं कनेक्शन बताता हूँ, ओके? क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया।
एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, उसमें रोज उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार जी चढ़ाव होता है, राइट? जी। तो एक नदी की तरह मूव करती हुई चलती है जर्नी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टर्बुलेंस जो बोलते हैं, हाँ? जी तो वो अभी टर्बुलेंस और ये सक्सेस की जर्नी एक दिन में तो होती नहीं है। तो वो तुम्हें सालों तक इसमें कैसे तुम जूझोगे ये टर्बुलेंस में, राइट? तो इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी या वेलबींग लाना बहुत ही अहमियत रखता है। अभी मेरे हिसाब से, और ये आपका पहला प्रश्न था, कि बच्चों की जर्नी एक्चुअली ऐसे हो गई। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 20-25 साल में जो टेक्नोलॉजी ने लिटरली हमारी दुनिया ले ली है, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, और हम स्मार्टफोन पे के बिना मतलब जी भी नहीं सकते। मतलब वो जो कहते हैं एडिक्शन इतना हो गया है कि लोगों को फोन के बिना मतलब एक बिल्कुल एम्प्टी लगता है। इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। हाँ, तो बच्चों, तो इमेजिन बच्चों पे क्या असर है। अभी जी बच्चे तो अभी बड़े हो रहे हैं, राइट? जी और वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए। ओके, तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अलग अलग आइडेंटिटीज बना ली। तो ये वो लोग आजकल अवतार बोलते हैं उनको। तो जैसे मेरे 5-6 अवतार हैं, मैं बच्चा हूँ, और मैं पूरा दिन एक अवतार से दूसरा अवतार, एक अवतार से दूसरा अवतार में मतलब घूमता जा रहा हूँ या जी। घूमती जा रही हूँ। तो क्या होगा मुझे? मतलब मुझे मेरी पहचान ही नहीं है, मतलब मेरी लाइफ पूरी घूम ही रही है पूरा टाइम। आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ सकती है इससे। हाँ, बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकती है। मुझे कन्फ्यूज़न है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और इसके ऊपर बराबर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो। इसके ऊपर स्कूल की एक्सपेक्टेशन है कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो। जी मेरी फ्रेंड को ये हो गया, और फिर मैं सोशल मीडिया पे लाइक्स के पीछे-पीछे भागने लगी या भागने लगा। तो इसको इतनी लाइक्स मिल गई, उसको उतनी लाइक्स हो गई। मतलब ये दुनिया से बेचारे हमारे बच्चे बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो सर इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं आपकी बातचीत से मुझे। एक तो हाँ, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह से एक मेंटल प्रेशर एक वहां का बन गया कि आप जैसा बता रहे हैं, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्रिप्शन हाँ, चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको लोग देखें, कमेंट करें, उनको हाँ, अप्रिशिएट करें। और ऑन द कंट्रेरी एक उनकी दुनिया पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट तीसरी दुनिया भी मैं कहूंगा जो स्कूल की दुनिया है उनकी। तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, स्कूल की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इन हाँ। दोनों तीनों चीजों के बीच में जो बच्चों का हाल हो रहा है, तो उसको लेकर के आप किस तरह से उनको सोल्यूशन दे रहे हैं? इसलिए मैंने अभिमन्यु की बात की। जी ये जैसे अभिमन्यु फंस गए थे युद्ध में, ऐसी हालत है हमारे बच्चों की। तो इसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। पर एक बेस ये है कि हमारे आसपास कितनी भी दुनिया घूमे, अगर हम ठहर के रह सकते हैं, तो ये एक ही सॉल्यूशन है। मतलब ठहराव हम हमारी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल को लेके हमने ये जो पूरी करिकुलम बनाई, उसमें हमने 3 साल का करिकुलम बनाया है, जो हम पहले साल में बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मैं कौन हूँ, अपनी पहचान, उस पर वो करिकुलम काम करता है। फिर दूसरे साल में मेरे आसपास की दुनिया, मुझे कैसे रिलेट करना चाहिए, उस पर काम करता है। और फिर ये सारी चीज़ लेके मैं मेरे सक्सेस में कैसे इनको ढालूँ, ये, क्योंकि ये 3 चीज़ अहम है मतलब हमारे वेलबींग के लिए। एक तो सेल्फ अवेयरनेस या जागरूकता, आत्म जागरूकता। दूसरा रिलेशनशिप्स, मतलब हम सोशल हैं, रिलेशनशिप्स के बिना तो हम बिल्कुल रह नहीं सकते। और तीसरा है, अगर हमें सक्सेस ना मिले तो हमें तो इतना सारा डिप्रेस, मतलब कुछ लाइक्स नहीं मिलते तो भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। जी। तो ये भी बहुत अहम है। तो ये तीनों चीज़ को हमने साथ में फंडामेंटल्स बना के एक करिकुलम बनाया है। मतलब ये ये तीन आपके पिलर्स हैं आपके करिकुलम के, या जो हाँ, सिलेबस आपने बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो ये पिलर्स हैं। तो और अल्टीमेटली इसका हेतु तो यही है कि हम ठहराव से अपना काम कैसे कर सकते हैं। जी क्योंकि हमारे आस-पास तो सब कुछ घूमने ही वाला है। अभी तो एआई आया, तो अभी एआई से तो और भी घूमने वाला है चीज़ें। जी। तो सर मैं ब्रीफली चाहूँगा कि जो आपका करिकुलम है
पूरा एलॉबरेट करना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप इन तीनों पिलर्स में आप क्या-क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, वो अगर एक्सप्लेन करें, तो शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो पाएगी। जो पेरेंट्स अभी इस समय हमारे वीडियो को देखेंगे या समझेंगे, तो उनको समझ में भी आएगा कि आपने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया और हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प देयर चिल्ड्रन एज़ वेल एज़ पेरेंट्स। हाँ, नहीं ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आई विल बी ओनली टू हैप्पी टू डू इट। तो जैसे हम पहला साल तो वो हम फाउंडेशनल ईयर कहते हैं कि मेरी पहचान करना, राइट? तो अभी सिंपल सा एग्जांपल है, ओके? ये शुरू होता है कि मेरी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। मतलब हम उसमें कोई थियरी नहीं है, हम बच्चों को ही बोलते हैं कि ये जर्नल है, एक्चुअली हमने जर्नल फॉर्मेट दिया है। तो आप ही सोचो कि आपकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। उसमें अच्छे एग्जांपल्स देते हैं पहले, और फिर कहते हैं कि अच्छा अभी आप सोचो कि आपकी क्या-क्या क्वालिटीज़, जैसे कोई फेमस क्रिकेटर लिया और कहा कि ये क्रिकेटर की ये 5 क्वालिटीज़ फेमस है। तो फिर हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा अभी आप सोचो आपकी क्या क्वालिटीज़ है। अभी उन्होंने एक बार ये सोचा, फिर जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं, फिर जैसे हम उनको एक एक्टिविटी देते हैं कि देखो अभी इंडिया का फ्लैग है, ओके? तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, मतलब जो कलर्स हैं, ये चक्र है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? ये हर एक चीज़ कुछ रिप्रेजेंट करती है। और अभी आपको अपनी क्वालिटीज़ ये 5, 6, 7 क्वालिटीज़ हैं, तो आप अपना फ्लैग कैसे बनाओगे? तो ऐसे मतलब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन जैसे कहते हैं कि पहले थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग की कि मैंने ये सोचा कि मेरी क्या क्वालिटीज़ मैं ला रही हूँ या ला रहा हूँ, और फिर इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ इन एन आर्ट फॉर्म। जी, तो ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक लेसन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्पल हो गया ये आपका। एक, हाँ, एक एग्जांपल, मतलब जी, फर्स्ट हर एक साल में 20 लेसन है, जी, तो जी। ये एक लेसन है। ऐसे ऐसे फिर हम उसको थोड़ा-थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर खुद का सोचा, फिर खुद की फैमिली का सोचो, फिर मेरे इमोशंस क्या है, मैं इसमें कैसे ये इमोशंस व्यक्त करती हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मेरे वेलबींग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो तो ये सर जैसे मतलब आपने अभी इमोशंस की बात की, तो स्ट्रेस जब इतना ज़्यादा है आज की डेट में, बच्चों इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, मतलब कुछ मतलब परफॉर्मेंस की जो आप बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि बेटर परफॉर्म करने के लिए वो सारा कुछ लगाना चाहते हैं, लेकिन उस सबसे स्ट्रेस भी आता है, उस सबसे वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। अगर हम एनसीईआरबी के डाटा की बात करें, तो मतलब आप देखेंगे बड़ा चौंकाने वाले डाटा हैं कि उसमें हर 1 घंटे में एक छात्र जो है वो आत्महत्या कर रहा है। हाँ। तो इसका रूट कॉज़ क्या देखते हैं आप? चूँकि हम इस पर बात कर ही रहे हैं, तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे इस सिलेबस को लॉन्च करने के पहले, तो आपने रूट कॉज़ को भी पता करने की पूरी कोशिश की होगी। तो रूट कॉज़ यही है कि आजकल क्या है कि अभी हम जैसे मैं छोटा था, मैं तो 62 इयर्स का हूँ, ठीक है? तो हमें भी स्ट्रेस होता था एग्ज़ाम में, ओके? हमें भी स्कूल में स्ट्रेस होता था, पर हम रोज़ नीचे खेलने चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, और वो स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता था। मतलब अगला दिन मतलब जैसे नया दिन, ओके? अभी आजकल क्या हो रहा है कि आजकल ये जो एक्सप्रेशन है ऑफ इमोशंस, इसकी कोई जगह ही नहीं मिलती बच्चों को। जी। तो जब इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मतलब विद इन अ होम, मतलब घर में भी, हुँ, जैसे आपने देखा होगा कि लंच में भी फैमिली एक साथ जाती है या डिनर में साथ में जाती है, तो सब फ़ोन पे रहते हैं। जी। तो मतलब वेंट आउट करने की जगह नहीं बची हुई है। आप हाँ, कह रहे हैं कि क्योंकि पहले एक दूसरे खेलने के चले साथ, जाते थे और बच्चों के साथ वो एक जब घुल-मिल जाते थे, खेलते थे, तो वो स्ट्रेस उनका चला जाता था। हाँ, और दूसरा वो आत्मीयता अभी नहीं रही। मतलब जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरी माताजी से बात करूँ, पिताजी से बात करूँ, जी। तो ये ये आत्मीयता बात तो भी, रिलेशनशिप पे आ रही है और कम्युनिकेशन पे आ रही है, जो घरों हाँ, में बंद हो चुका है लगभग। हाँ। तो ये सारी चीज़ मिलके फिर हम गुमराते हैं, राइट? क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलता। और जब ये नहीं होता है, तो ये तो अभी न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी सब कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये ग्लो होते हैं फिर। क्योंकि इवन आज, वायलेंट हो रहे हैं बच्चे आज की डेट में फिर। हाँ, क्योंकि एक एक
से एक एक साइड तो वो अपनी वर्चुअल दुनिया में कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं। तो जैसे रोल मॉडल्स है या क्या देखा या गेम्स खेल दी, तो उनका असर, इम्प्रेशनेबल एज है, तो एक बार एक तरफ उनका असर पड़ता है, दूसरी तरफ ये चीज एक्सप्रेस करने की कोई जगह नहीं है। तो ये जब एक्सप्रेस होती है तो ये एक्सट्रीम फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाती है फिर जी, तो सर ये वायलेंस एक्सट्रीम में। फॉर्म में ना जाए, इसके हाँ लिए आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे क्लोज़ अगर कोई होता है घर में तो पेरेंट्स ही होते हैं, स्कूल तो बाद में आता है। हाँ तो इस मैं तो चाहूँगा कि इन दोनों की बात करें कि टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को किस तरह से, किस कोशिश से या किन उपायों के ज़रिए ट्रैक पर ला सकते हैं? क्योंकि ज अगर वो डिरेल हो रहे हैं या उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि गुबार इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो आउट कम उसका मतलब बाहर निकालने की कोई जगह नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए आप क्या टिप्स देंगे? तो पहली चीज तो वो आत्मीयता डेवलप करनी, जो एक पेरेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं जब टाइम देते हैं बच्चों को। तो बच्चे को तो अटेंशन चाहिए। इवन सोशल मीडिया में बच्चे जाते हैं तो अटेंशन के लिए जाते हैं। तो जब पेरेंट्स से वो प्रेम, टाइम, अटेंशन मिलता है तो ये बेस बन जाता है। मतलब अगर हमें ये मिले टाइम, अटेंशन, तो हम क्यों बाहर जाएं? तो ये एक तो पहला फंडामेंटल चीज हो गई। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स आजकल काम करते रहते हैं। इतना स्ट्रेस है सोसाइटी में, पर फिर भी मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी बन जाता है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों के साथ 1 घंटा 2 घंटे कैसे स्पेंड करें हर रोज, ऐसा नहीं कि वीक में। तो ये मेरा हिसाब से ये पहला फंडामेंटल स्टेप। तो फिर आप अपने बच्चों को समझेंगे, बच्चे आपको समझेंगे, ये एक हो गया। अभी इसके ऊपर दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं, ओके, मैं एक्सप्लेन करूं एल्गोरिथम्स। हाँ, तो जो हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि आप वो चैनल पे बने रहें। तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मतलब आपको कुछ अच्छा मिले, उनका इंटरेस्ट बस ये है कि एंगेज करना है आपको किसी हाँ, न किसी आप तरह। वो चैनल पे बने रहें, राइट? तो उसको प्रेडेटरी एल्गोरिदम कहते हैं। इनफैक्ट आज आज ही का न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। चलिए वेलकम स्टेप है ये, इंडिया को भी हाँ, सोचना ये चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, तो तो ये अभी ये क्यों बच्चे वहाँ वहाँ जाते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से ये चैनल्स चलते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल वीडियो गेम्स है। वीडियो गेम्स में बच्चे को क्या मिलता है? उनको मिलता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया, हर थोड़े-थोड़े टाइम में कुछ अचीव किया। गेम्स ऐसे बनाई जाती है। तो उनके अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो बोलते हैं डोपामाइन, ओके? हम सबको डोपामाइन की आदत होती है, ज़रूरत होती है। जी, वो हैप्पीनेस वाला जो हाँ, हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं। हाँ, अभी जब बच्चों को और कहीं नहीं मिलता ना, तो वो सोशल मीडिया पे हैप्पीनेस हार्मोन ढूँढने के लिए चले जाते हैं। हम भी चले जाते हैं, क्यों, बच्चे क्यों? अभी अगर हमने घर पे कुछ एक्टिविटीज़ या स्कूल पे खास कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें शुरू की, तो फिर बच्चों को ये हैप्पीनेस हार्मोन उनके एनवायरनमेंट में ही मिलेगा। एक बार वो हैप्पीनेस हार्मोन मिलना शुरू हो जाए, तो फिर वो कम जाएँगे वहाँ पर। तो ये भी मेरे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एकेडमिक प्रेशर्स ये वो, इसलिए स्कूल को भी टाइम नहीं, वो 6 घंटे में उनको सब कुछ खत्म करना है, पोर्शन खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। पर इसकी वजह से बच्चे मतलब सप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस उनके हैप्पीनेस हार्मोन्स को जगा ही नहीं है। फिर जाके वो फ़ोन पे ढूँढते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जगह हम बनाएँ। अपनी बिल्डिंग में बनाएँ, अपने स्कूल में बनाएँ, कहीं न कहीं तो इसकी ज़रूरत। तो ये मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है। और थर्ड तो ये बोलूँगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम्पल है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। जी, क्योंकि देखो, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअली इनविजिबल पैंडेमिक है। जैसे हमारे समाज में
अल्कोहल को लेके लॉज हैं, सिगरेट्स को लेके लॉज हैं, टोबैको को लेके कि मतलब कोई पान वाला भी बोलेगा, बच्चा चला जाएगा उसके पास, बोलेगा नहीं मैं तुम्हें नहीं बेच सकता, बराबर। तो फिर सोशल मीडिया के लिए लॉस क्यों नहीं है? अभी हमें पता है कि इतने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस पे। और सरकार अकेला तो काम नहीं कर सकता, तो समाज और सरकार को साथ में ये चीज़ पे जाना होगा। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें खास है, क्योंकि बिना दैट मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रीडम, तो वो तो नीचे ही ले जाता है। हाँ। जी। तो सर आपका जो प्रोग्राम आपने रोल आउट किया था ये कब किया था और अभी तक अगर रिजल्ट्स की बात करें या आउटकम्स की बात करें तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है? तो ये तो जैसे हमने कहा कि बोलते हैं वो स्टम्बल्ड इनटू प्रोग्राम, तो प्रोग्राम वैसे फर्स्ट प्रोग्राम रोल आउट हुआ स्प्रिंगडेल कॉलेज लखनऊ में। तो उसको तो 4 साल हो गए। उन्होंने हमारी पायलट स्कूल बन गई, और रिवर साइड अहमदाबाद में उन्होंने रोल आउट किया। तो उसके बाद और भी प्राइवेट स्कूल्स ने रोल आउट किया। उसके बाद हमको उत्तराखंड सरकार के पास से अपॉर्चुनिटी मिली। वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, आप एक पायलट कीजिए 1100 बच्चों के लिए। तो 1100 बच्चों के लिए पायलट हुआ 2 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में। और रिजल्ट्स सभी जगह इतने अच्छे आए हैं कि अभी उत्तराखंड सरकार ने हमें कहा है कि ये तो आप पूरे राज्य में गवर्नमेंट स्कूल में प्लीज करिए। ऐसे हम दूसरे 2-3 राज्य से हमारी बातें चल रही हैं। और अभी आजकल फाउंडेशंस जो है CSR फाउंडेशंस, वो भी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मतलब जितने स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट हो या ये फाउंडेशंस के थ्रू, हमारा प्रोग्राम ऐसे बना है रविंदर जी कि एकदम नॉमिनल कीमत में कितने सारे बच्चों को हम पहुंच सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी। तो तो सर इसमें कहीं न कहीं जैसे मैं समझ पा रहा हूँ तो मेंटल हेल्थ को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, तो हम इसको प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कहते हैं, क्योंकि जी, क्या हो रहा है कि अभी 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, 50%, ओके, बिलो 30। अभी आप सोचिए कि ये जो सब हमने बातें की, ये सारे इतने सारे लोग वल्नरेबल है टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस। अभी हमारी जो ट्रेडिशनल समाज की सिस्टम्स हैं, जैसे काउंसलिंग है, साइकेट्री है, कितने लोगों को पहुंच सकते हैं? जी। उसी में से सोसाइटी की जब आप बात कर रहे थे कि स्टिग्मा के रूप में लेते हैं मेंटल हेल्थ को, इसके बारे में भी थोड़ा-सा आप बताएँ? तो ये वही है, मतलब पहले जब 1000 में से 2 लोग को मेंटल हेल्थ होते थे तो वो स्टिग्मा हो गया था। अभी अभी मतलब आस-पास हर जगह तुम देखोगे, तो मेरे हिसाब से यही फ़र्क होगा। और दूसरा ये जो इंक्लूसिविटी कहते हैं कि मतलब जैसे हम इवोल्यू इवोल्यूशन हमारी हो रही है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर टाइप के लोग होते हैं, जो इंक्लूसिविटी है। तो ऐसे मेंटल हेल्थ वाले भी बच्चे होते हैं, मतलब ADHD वाले बच्चे होते हैं, हर हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो ये जब इंक्लूसिविटी बढ़ने लगेगी ना, तो मेरे ख्याल से ये स्टिग्मा निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉज को, रीजन को देखें मेंटल हेल्थ को, ओके, तो वो वही है कि उनको जो नरिशमेंट मिलना था फैमिली में, वो नरिशमेंट नहीं मिला। तो आप क्या ऐसे करोगे कि उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दोगे? मतलब ये तो कैसी बात हो गई? मतलब हम अगर सिविलाइज सोसाइटी है, तो हमें तो सबको अपनाना है। तो बात तो एक्चुअली यही है। मतलब आप मेंटल हेल्थ की बात करो या कोई भी छोटे प्रोफेशन की बात करो, कि छोटा सेगमेंट हो, तो सबको ऐसे लगता है कि हम अलग हैं, पर अलग कोई नहीं, सोर्स में तो सब एक ही है। जी। तो सर ये तो हो गई हमारे प्रेज़ेंट की बात जिसमें आप जैसी बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुके सके अवेयरनेस क्रिएट कर सकें
और चीज़ों को वापस कोर्स पर ला सकें, डायरेक्शन सही कर सकें। लेकिन अभी हम काफ़ी आगे आने वाले समय में एआई से लेके डिजिटल बहुत सारे चीज़ें और बढ़ती जानी है। मतलब सोशल मीडिया मेरे को नहीं लगता कि इतने जल्दी खत्म होने वाला कोई प्लेटफॉर्म है, या एआई बंद हो जाएगी, या डिजिटल लर्निंग खत्म हो जाएगी। तो अब इसमें अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो आप क्या आगे फोर्सी करते हैं, क्या देखते हैं? रविंदर जी बिल्कुल सही कहते हो आप। देखो, जो हुआ है वो चेंज तो नहीं होने वाला, मतलब बढ़ता जाएगा। तो हमें तो वही देखना है कि हम कैसे जूझेंगे ऐसे एनवायरनमेंट। वो जियोपॉलिटिक्स भी इतना टर्बुलेंस हो रहा है। तो मैं जाऊंगा अपने जो पॉइंट मैंने पहले बताया कि टर्बुलेंस इतना बढ़ रहा है। सॉरी, मुझे हिंदी शब्द इतना याद नहीं आ रहा है टर्बुलेंस का। तो तो हमें यही कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसमें सहज कैसे रह सकें। सहज रहने के लिए खुद की पहचान, सहज रहने के लिए वो सेल्फ अवेयरनेस, सहज रहने के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कल्टीवेट करना, हमारे आसपास हम कैसे एनवायरनमेंट को अच्छा रख सके, प्रेम रख सके, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है रविंदर जी। क्योंकि जो ये करेगा वही सहज रह पाएगा। जी, मतलब अगर घूम फिर करके बात करें तो प्रिवेंशन की ही बात आती है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो। कहा जाता है कि हाँ, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मेरे ख्याल से अब क्योर के लिए आगे टाइम बचेगा नहीं अगर हम प्रिवेंशन नहीं हाँ, करते हैं तो। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो सर, इस इंटरव्यू में अगर आप चाहें तो और अपनी ओर से कुछ और चीजें जो छूट रही हों, आप जोड़ना चाहते हो, तो स्वागत है आपका। अ, और मैं क्या कहूँगा, और बस यही कहूँगा, मेरी तो मतलब यही इच्छा है। और ये कहते हैं ना कि मतलब जिस चीज़ की समाज को ज़रूरत होती है, वो कहीं न कहीं से उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो पॉज़िटिविटी अगर हम रख सकें हमारे अंदर, और वो पॉज़िटिविटी रखने के लिए वेलबींग लाने की ख़ास ज़रूरत है। और जब मैं वेलबींग कहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि ये स्पिरिचुअलिटी हो। बिल्कुल, योगा, मेडिटेशन से तो बहुत वेलबींग आ ही सकती है। पर अगर आपको डांस का शौक है, अगर आपको खेलने का शौक है, अगर आपको स्विमिंग का शौक है, तो अपना-अपना शौक, मतलब जो जिससे आप खुश बन सको, यही पॉज़िटिविटी लाएगा। और दूसरी चीज़, जब ये आप देखोगे कि ये चीज़ आपको सक्सेस लाने में मदद कर रही है, तो इसको आप सस्टेनेबल बनाओगे, नहीं तो फिर छोड़ दोगे। जैसे हम सबको पता है, क्लास में टीचर बोलती है, हाँ, योगा क्लास है, पहले 30 बच्चे आएँगे, फिर 10 आएँगे, फिर 5 आएँगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि योगा करने से उनके अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ लें कि जिससे तुम्हारी पॉज़िटिविटी बढ़ रही है, और फिर उसका उपयोग करें अपने सक्सेस के लिए, अपने रिलेशनशिप में। तो यही अब फिर सस्टेनेबल हो जाएगा आपके लिए। जी। वेल सेड, वेल सेड। आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो बताई हैं, और जिससे कि मतलब अगर पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे, अगर तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन बन जाए और तीनों लोग एफर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, वो स्ट्रेस की, मेंटल हेल्थ की, और जो आज की डेट में परफॉर्मेंस वाली जो बात है, जो हमारा आज का विषय भी है कि बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से हैं, टीचर्स की भी हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और चीज़ें बेहतर दिशा में जा पाएँगी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस स्ट्रेस नहीं है, परफॉर्मेंस सबको चाहिए। तो अभी परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करोगे? अगर आप वेलबींग ला रहे हो, जो आपको फिर मदद करेगा आपके परफॉर्मेंस के लिए, तो इससे अच्छा क्या है? दोनों आपके पास, वेलबींग भी आ गया और परफॉर्मेंस भी आ गया। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। आज की आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए, साझा किए, और जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को बड़ा हेल्प करेंगे। और अगर टीचर्स भी सुन रहे होंगे, तो कहीं न कहीं वो भी पेरेंट्स हैं और टीचिंग तो कर ही रहे हैं। तो उनको भी इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वो आने वाले समय में हो सकता है जो आपकी बातें बताई गई हैं, उन को अगर सीरियसली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वाक़ई में बच्चों का जो भविष्य है और जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी दिशा में जा पाएगी।
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपसे पुनः मुलाकात होगी जल्द। बिल्कुल। थैंक यू।